साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने पर्यावरणीय समस्याओं वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें कल अपन ने एक क्लास पढ़ ली है और आज दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं और उनका निराकरण। यानी कि आज अपन पढ़ेंगे साथियों पर्यावरणीय समस्याओं से के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या क्या सम्मेलन होते हैं, संधियां होती है। और प्रश्न लगभग एक आध प्रश्न बनेगा इस टॉपिक में से, एक प्रश्न बनेगा जिसमें से ज्यादातर मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ध्यान रखना। वैसे वैसे पढ़ने को तो देखो इसमें बहुत कुछ है। पर्यावरणीय समस्याओं वाला जो टॉपिक है इसमें पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रश्न बनता है एक आधा बनेगा प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जैसे कल की क्लास अपन ने देख ली, तो एक तो आपके जैसे ग्रीन हाउस गैसें वगैरह वो बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखें। इसके अलावा आज की क्लास जो अपन अंतरराष्ट्रीय ये सम्मेलन और संधियां पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो जहां पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, बाकी इसके अलावा तो जैसे आप पढ़ने के लिए अथाह सामग्री है, अपनी भी गाइड आपके पास में है, तो उसमें भी बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, तो ये चीज तो है ही। बाकी जो इंपॉर्टेंट है क्लास के अंदर वो मैं आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों देखते हैं अपन इसमें से कौन कौन से प्रयास कहां से शुरू किए गए, कैसे किए गए, सारे के सारे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही अपन चल रहे हैं। सबसे पहले प्रयास देखते हैं, 1972 से प्रयास शुरू हुए हैं इससे संबंधित कि अंतर पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण के लिए। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ सबसे पहले स्वीडन के अंदर, स्वीडन की राजधानी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम के अंदर ही हुआ 1972 के अंदर। क्योंकि पहला प्रयास था तो इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। स्टॉकहोम से शुरू हुआ और पहला प्रयास होने के कारण इसे यहाँ पे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं के लिए निराकरण के लिए इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या था कि अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए ये सम्मेलन करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी उद्देश्य के लिए यह सम्मेलन किया गया। तो यहाँ पे क्या किया, मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष कम करने के प्रयास किए गए। अब देखो 1972 से आवश्यकता महसूस होने लग गई थी और अब प्रयास तो चलते हैं वैसे, लेकिन अब देखी जाए तो अब बहुत अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इन दोनों में पर्यावरण और मानव के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। सबसे पहले शुरुआत ऐसे याद रखना कि कोई भी शुरुआत घर से होती है, ठीक है, अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। तो स्टॉकहोम, होम यानी घर, याद रखने का तरीका है कि सबसे पहला ही पहला यदि आपको पूछ ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही पहला पूछ ले तो स्टॉकहोम, स्टॉक कहां किया, होम में किया, तो स्टॉकहोम सबसे पहला है, ठीक है। फिर आता है आपके मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल जहां भी आप शब्द पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का पढ़ें तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं ओजोन परत की बात हो रही है। क्यों, मॉन्ट्रियल सम्मेलन विशेष रूप से ओजोन के शरण को बचाने के लिए किया गया था। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा के अंदर किया गया 1987 के अंदर। सन आपको याद रखने हैं, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल के अंदर। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल जाएगा ओजोन के लिए और क्योटो जाएगा CO2 यानी हरित गैसों के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के लिए। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको वापस बताना चाहूंगा कि ऐसा टॉपिक है कि उलझोगे तो बहुत कुछ है पढ़ना। मैं ये नहीं कहता कि आपको पढ़ना सीमित, बिल्कुल सीमित है, पढ़ना आपको एक बार पूरा का पूरा है, लेकिन जो याद रखनी है, जो चीजें भूल नहीं सकते, वो चीजें मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, जो भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। और लगभग प्रश्न इर्द गिर्द आप देखोगे कि यही रहता है, फिर ये है, ठीक है। तो 1987 कनाडा के अंदर और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित। अब देखो 16 सितंबर 1987 को सबसे पहले इस पे समझौता किया गया। तो यदि आप देखोगे तो 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहां से निकल गया एक और, ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, ये यहाँ पे आपके प्रश्न आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर रियो सम्मेलन हुआ 1992 के अंदर, ठीक है। एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। एजेंडा 21 यानी कि 21 सूत्री जो एजेंडा था उसको यहाँ पे स्वीकृति दी गई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो UNFCCC का जन्म हुआ, गठन हुआ। यहाँ पे UNFCCC क्या है,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, यानी कि 1992 के अंदर इसका जन्म हुआ, जो पर्यावरणीय समस्याओं को देखेगा, इनसे संबंधित कोई कार्रवाई करनी वो करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, ये सारी की सारी पर्यावरण समस्याओं से के समाधान के लिए इसका जन्म यानी कि इसका गठन किया गया। तो ये आपके रियो सम्मेलन के अंदर, रियो डी जेनेरियो, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है साथियों वो याद रखनी है, वो है आपके सन। जहां जहां से जो जो इंपॉर्टेंट है वो, एक तो सन आ गया और एक आ गया यूएनएफसीसीसी, ठीक है, दो चीजें यहां से बिल्कुल ही याद आपको रखनी है, ये भूल नहीं सकते, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नैरोबी। अब नैरोबी केन्या की राजधानी है। 1997 के अंदर अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु नैरोबी घोषणा पत्र 1997 के अंदर बनाया गया, ठीक है। तो नैरोबी घोषणा पत्र से वैसे प्रश्न कम बनता है, बनने की संभावना भी कम है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि ये जितनी भी संधियां हो रही थी, सम्मेलन हो रहे थे, उनकी वापस क्रियान्विति भी तो होनी चाहिए सफलतापूर्वक, तो इसीलिए इस नैरोबी घोषणा पत्र को तैयार किया गया। फिर आता है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान के अंदर, ठीक है। ये एक तो मॉन्ट्रियल और एक क्योटो, इसे भूल नहीं सकते। एक सबसे पहला स्टॉकहोम, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि हरित गैसें जो है उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ये किया गया था, और हरित गैसों में आपको कल बताया कि सबसे ज्यादा 60% कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गैसों में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल और क्योटो दोनों ही आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, इसको भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों की पहचान और CO2 के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास थे, यानी कि क्योटो CO, ठीक है, CO2 है, तो क्योटो को आप याद रख सकते हो, क्योटो C से शुरू होगा, तो ये आप याद रख सकते हो। क्यों जरूरी, वो स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एक जो याद रखने का तरीका उसकी बात कर रहा हूं कि क्योटो CO2, ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। फिर आ जाते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन। अब जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, महाद्वीप पढ़े थे, उसके अंदर अपन पढ़ के आए थे, 2002 में ये हुआ। इसके अंदर सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया। अब सतत पोषण, ये वैसे दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास साथियों, यानी कि सीधे शब्दों में यदि मैं बताऊं आपको कि सतत पोषणीय विकास क्या होगा, यहाँ पे सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया, संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी यानी कि भविष्य के अंदर भी वो भी संसाधनों का उपयोग कर सके, इस तरीके से उपयोग करना, वो है सतत पोषणीय विकास। मान लीजिए कि अपन कहीं सड़क बना रहे हैं, 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, वहां से पेड़ काट रहे हैं, तो यानी कि एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले कम से कम 5, 7, 10 पेड़ लगाए जाए, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो वापस उसका फायदा उठा सके। इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करना सतत पोषणीय विकास के अंदर आता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए इस पर जोर दिया गया, जो आपके यहाँ पे जोहान्सबर्ग सम्मेलन के अंदर यहाँ पे विशेष रूप से ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन एक और हुआ है 2005 में। इसमें क्या किया गया, विकसित देशों के द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम कर 1990 का जो स्तर था उस तक लाना, कि 1990 का जो स्तर था ग्रीन हाउस गैसों का वहां तक वापस लेके आना। 2012 तक का टारगेट रखा गया, हुआ कब, 2005 में, कि 2012 तक हमें इस टारगेट तक लेकर आना है। ये था आपके मॉन्ट्रियल सम्मेलन वापस, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन अगला, नासा दुआ। अब यहाँ पे है ना, ये बात हो रही है, ये ग्रीन हाउस गैसों की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो अपन ने इससे पहले पढ़ा है वो अपने ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और वैसे ज्यादातर यदि पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और आपके वहां पे ओजोन परत का आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ओजोन परत के साथ में जाना है। ये कई बार बना है प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो ये दोनों को दोनों आपको विशेष रूप से बार बार कह रहा हूं, और यदि बनते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये प्रश्न आया है, ठीक है। अब देखो नासा दुआ सम्मेलन, नासा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया बाली के अंदर है, और 2007 में ये सम्मेलन हुआ। इसके अंदर भी क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक, हुआ कब है, 2007 में, 2050 तक, 2020 तक जो स्तर जाएगा वहां तक वापस लेकर आना, यानी कि 2020 तक बढ़ेगा, ये इनको पता था कि बढ़ेगा, जरूर जिस हिसाब से
वो दर से पता लगा देते कि बढ़ने की दर ये है तो बढ़ेगा। तो 2020 तक जो है 2050 तक जो है वापस 2020 तक जितना बढ़ेगा वहां तक लेके आना है ग्रीन हाउस गैसों के इसके स्तर को। ये इस सम्मेलन नासा दुआ के अंदर स्पेशली बात की गई थी। ठीक है, फिर आता है अपने कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 के अंदर, इसमें भी क्या किया गया कि विकसित और औद्योगिक राष्ट्र जो थे, देखो विकसित और विकासशील अलग अलग होते हैं। अपना भारत जो है विकासशील के अंदर है, यूरोपियन कंट्री ज्यादातर अमेरिका वगैरह वो विकसित देशों के अंदर आते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित है। ठीक है ना, तो विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। ठीक है, ज्यादातर सब जो होंगे पर्यावरण हितैषी फैसले इनमें लिए गए, तो यहाँ पे ये कमी करना ये भी इस कोपेनहेगन सम्मेलन के अंदर बात की गई। फिर कानकुन सम्मेलन जो 2010 मैक्सिको के अंदर हरित जलवायु कोष का गठन किया गया। यहाँ पे ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें हरित जलवायु कोष के गठन की बात की गई, स्थापना का निर्णय लिया गया। ठीक है, वो कौन सा था? कानकुन सम्मेलन। ठीक है, वैसे इतना कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे मुझे भी याद है, नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये याद रखने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं। हाँ, ये जरूर याद रहता है कि सबसे पहला स्टॉकहोम था, ये हमेशा ही याद रहता है। और एक तो देखो स्टॉकहोम वाला, एक जोहान्सबर्ग वाला, ठीक है ना, और एक आपके रियो डी जेनेरियो वाला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, और आपके अभी और इसमें से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूंगा। सभी याद नहीं भी रहे तो कोई जरूरी नहीं, मुझे भी याद नहीं रहते ये सभी, क्योंकि इनको मैंने काफी बार पढ़ने की कोशिश की खूब, लेकिन हमेशा ही भूल जाता हूं मैं, मैं इन्हें याद रखने की कोशिश करता ही नहीं हूं। क्यों? देखो जब बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे हमें रिस्क लेनी पड़ती है। ये बिल्कुल कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं बताऊंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे हमें रिस्क लेनी पड़ती है। रिस्क इसलिए लेनी पड़ती है, हर विद्यार्थी के लिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जरूरी नहीं कि सभी के लिए यही हो, हर विद्यार्थी के लिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो वो कितनी बार पढ़ ले लेकिन उसे याद नहीं होते। ठीक है, उसे याद नहीं होते, तो वहां पे रिस्क लेनी पड़ती है कि इसके अंदर से मोस्ट चीजें तो अपन पढ़ लें, लेकिन पूरा नहीं भी पढ़े तो दूसरे भी तो कवर करने, दूसरों को छोड़ नहीं सकते जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो वो एक रणनीति के तहत काम किया जाता है, और वहां मतलब जहां से प्रश्न, अब यहां से एक आध प्रश्न बनेगा तो यहाँ पे रिस्क आप ले भी सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि इसको छोड़ना है, ये नहीं कहूंगा, पढ़ना है। यहाँ से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताए ना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर, जैसे कानकुन याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहता तो कोई, ये अपने स्तर पर देखना है, ये निर्णय जो लेना है। मैंने तो एक अंदर की बात बताई है कि ये चीज होती है ऐसे। ठीक है, अब भारी भरकम यदि ग्रंथ नहीं पढ़े जाते तो ग्रंथों को साइड में रखना ही फायदा है भाई, उनको ही अपन तो सोचे कि नहीं इसके अंदर तो A to Z दे रखा है, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप ये तो सोचो कि उसको आप पढ़ोगे कब, उसको रिवाइज कब करोगे। जब तक रिवाइज नहीं होगा तो वो 100% भी दे देगा तो आपके काम आने वाला नहीं है। तो ये कुछ निर्णय होते हैं जो अपने आप को देखते हुए ही लेने होते हैं। हालांकि मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बताना भी एक मतलब उसकी विद्वता को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए नहीं बताते हैं लोग। डरबन सम्मेलन 2011 दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है। देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको वापस बताऊंगा कि इनमें से ये चीजें आपको याद रखनी है, आप इसको भूल नहीं सकते। अभी वापस बताऊंगा एक बार, तो उसको देख लेना। ये सारे जो है साथियों, ये COP जिन्हें कहते हैं कॉप, यानी कि इसे कह सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिन, ये सम्मेलन हुए। ये सारे के सारे जैसे दोहा सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन, लीमा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, ये कंटिन्यू हुए हैं। तो ये यहाँ पे, और इन्हीं में से अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये कॉप, ये सारे याद नहीं रहे तो आपको जो याद रखना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, तो COP 26 जो हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये कब से कब तक, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये संपन्न हुआ है। और 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित रखना, और तापमान को, औसत तापमान जो विश्व का है उसे 1.5 डिग्री से अधिक वो बढ़ नहीं पाए, ये सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आपके COP 26 स्कॉटलैंड के अंदर जो हुआ उसके अंदर था ये। ठीक है, अब ये क्या है आपके ये नेट जीरो, ग्लोबल नेट जीरो क्या है? ग्लोबल नेट जीरो ये है साथियों कि ग्रीन हाउस गैसें जितनी उत्सर्जित हो रही है, जितनी मतलब बन रही है और जितनी बाहर निकल रही है, उन सब का मतलब एक तरीके से संतुलन बना रहे, एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का जो मेंटेन वो होकर रहे,
वो होता है ग्लोबल नेट जीरो पॉलिसी। ठीक है, तो ये ग्लोबल नेट जीरो को मेंटेन करके रखना और तापमान, औसत तापमान 1.5 डिग्री से अधिक नहीं बढ़े, ये सुनिश्चित करना यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ठीक है, ये इसका स्थान जरूर याद रखना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ग्लासगो स्कॉटलैंड, स्थान इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक देखो ये आईपीसीसी जो संस्था है उसका यहाँ पे यानी कि ये अंतर सरकारी एक ऐसा पैनल है, देखो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी 1988 में इसकी स्थापना की गई, जो आपके यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WMO द्वारा इसकी स्थापना की गई आईपीसीसी की। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1988 इसका सन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था विश्व की सरकारों को जलवायु परिवर्तन और भविष्य के लिए जोखिमों की रिपोर्ट देना, कि भविष्य में ये परिवर्तन हो रहे हैं और भविष्य में इसका ये खतरा हो सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कदम उठाइए। आपको इसके अकॉर्डिंग कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व के सारे देशों की सरकारों को ये रिपोर्ट पेश करना इसका काम है। तो इसकी सदस्य संख्या 195 इसकी सदस्य संख्या है, और वर्तमान में ऐसा पढ़ने में आया, जहां तक मुझे याद है, कि अब ये सदस्य संख्या परिवर्तित होके 198 हो गई है। अब ये सदस्य संख्या परिवर्तित होके 190, क्योंकि बढ़ते हैं देश, जुड़ते हैं, तो अब वर्तमान में जहां तक मैंने पढ़ा, एक आंकड़ा मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि इसकी संख्या अब वर्तमान में 198 हो गई। जहां तक जब तक गाइड लिखी थी तब तक यही ध्यान में था कि 195 है, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने और कहीं से आंकड़े पढ़े तो वहां पे 198 पढ़ने में आई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी। ठीक है, तो ये चीजें हैं साथियों। अब देखो इसमें से अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, कि कहां कहां आप भूल नहीं सकते, वो चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। तो वो चीज देखना एक बार, ये स्लाइड कैसे आ गई? ठीक है, यहां से शुरू किया अपन ने। अब इसमें सबसे देखो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, यदि मैं आपकी जगह होता हूं, मुझे जो टॉपिक याद नहीं हो रहा होता, ये मुझे हकीकत जो चीज होती है वो मैं कहता हूं ये मुझे याद नहीं होता है, और ये नहीं होता। बाकी पूरा ही जीके मुझे वैसे याद रहता है, लेकिन ये एक दो कोई टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे, एक तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक आपके भी आएंगे, वो मैं स्पेशल इकोनॉमिक के टीचर से आपको पढ़वाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ बढ़िया पोस्टेड और अच्छे इंटेलिजेंट इकोनॉमिक के टीचर से, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरी पकड़ इतनी नहीं है। तो जहां पे मेरी पकड़ इतनी नहीं है वहां पे मैं रिस्क भी नहीं लूंगा। तो वो मैं आपको स्पेशली इकोनॉमिक के टीचर से पढ़वाऊंगा, जो आपके गर्मी की छुट्टियों में वो फ्री होंगे, तो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या जो उनकी डिमांड होगी वो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उनके थ्रू मैं पढ़वा दूंगा। ठीक है, बाकी ये कुछ टॉपिक है जो मुझे भी याद नहीं होते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पूरी तरीके से पारंगत हो। मैं भी देख लो आपके सामने एक उदाहरण हो कि हाँ मुझे भी याद नहीं होता, कोई चीजें ऐसी होती है जो याद नहीं भी होते। तो देखो स्टॉकहोम, एक तो क्या है इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम। यदि मैं आपकी जगह होता, मुझे याद नहीं होता, तो जो जो मुख्य मुख्य चीजें वो कैसे याद आएंगे? स्टॉकहोम, मैग्ना कार्टा आ गया, मॉन्ट्रियल, आपके ओजोन से रिलेटेड इसका सन भी याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपके रियो डी जेनेरियो वाला, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपके आ जाता है, नैरोबी को छोड़ो, क्योटो प्रोटोकॉल, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित गैसों से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन यहाँ पे जोहान्सबर्ग का यदि सन याद रखना है तो ऐसे रख लेना जो 2, ठीक है, जो 2002 के अंदर। तो यहाँ पे ये सतत पोषणीय विकास की बात की गई, इसलिए जोहान्सबर्ग सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन के मॉन्ट्रियल ओजोन से याद रखना, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आपके फिर आ जाते हैं अपन कोपेनहेगन, एक याद रखना, सन याद रखना, क्योंकि मिलान वाले में ये दिया जाता है कोपेनहेगन वाला। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये स्लाइड थी अपनी, और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें भी ये मुख्य तौर पे स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन नहीं भूल सकते। और आईपीसीसी का सन जरूर याद रखना कि कब इसका गठन किया गया, और देशों की संख्या जो है 195, और ऑप्शन देखना कि 198 आता है तो 198 करना है आपको। ठीक है, 195 ऑप्शन आए तो 195, दोनों ऑप्शन आए तो 198 करना है। ठीक है, ये चीजें जो है वो स्पेशली याद रखनी है। बाकी पर्यावरणीय समस्याओं के अंदर वैसे देखा जाए बहुत कुछ है जो पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए सामग्री होती है, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे, जो चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, पिछले पेपर उठा के देखना आप, और वो चीजें सारी की सारी करवाने की कोशिश किया। और अगले क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे,
उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लासेस आप लोगों के लिए सहायता कर रही होगी, आप लोगों को पढ़ने में हेल्प कर रही होगी। यही है साथियों, जहां पे देखो ज्यादा प्रश्नों का वेटेज दिया जाता है, बहुत तबियत से करवा रहा हूं, और जहां पे कम है तो उस पर ध्यान भी कम देना होता है, इसलिए उन टॉपिक को उस हिसाब से ही पढ़ाना होता है विद्यार्थियों को, ताकि वो भ्रमित नहीं हो कि हाँ किस में कहाँ ध्यान देना है। जैसे कि रीट के अंदर देखा जाए तो भारत की ज्योग्राफी जो संबंधित टॉपिक है, तो वो इतना बड़ा सिलेबस है कि यदि विद्यार्थी उसे 2 महीने लेके बैठे भारत की ज्योग्राफी वाला, तो भी वो पूरा याद नहीं कर पाता, जबकि सवाल उसमें से आते हैं कम, जबकि वो सिलेबस जितना बड़ा है उसके मुकाबले सवाल कम आते हैं। तो वहां पे रणनीति के रूप में बिल्कुल एक रणनीति के तहत काम करना पड़ता है कि कहाँ किस चीज से कितना फायदा हो रहा है, उसको उस हिसाब से पढ़ना है। तो ये चीजें बीच बीच में आपको जब भी ऐसा सेट होगा तो मैं बताता रहूंगा, चिंता न करें इस संबंधित। बाकी पढ़ते रहें बढ़िया अच्छे तरीके से, बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव और दबाव के, सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।